क्विज 3 जो है हमारे पास, उसका जो पहला सवाल है वो तो आप खुद करेंगे कि हाउ विल यू डू हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन। कैसे पॉपुलेशन मीन की जो है वो आप करेंगे हाइपोथेसिस टेस्ट अगर सिग्मा नोन है। तो इसमें आपको ये तीनों केसेस हैं, आपको बताना है लोअर टेल टेस्ट के किस तरह से स्टेप होंगे, अपर टेल टेस्ट के किस तरह स्टेप होंगे, और टू टेल टेस्ट के किस तरह स्टेप होंगे। यानी स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। पहले स्टेप में हम डेवलप करते हैं नल हाइपोथेसिस के, इस केस में उसकी फॉर्म क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू तो वो तो तीनों में सेम रहती है। इसके बाद फिर लास्ट स्टेप होता है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, जेड वाली होगी। उसकी वजह क्या है कि सिग्मा नोन केस है ये। तो वो तीनों के केस में आप बता देंगे, बस दैट्स इट इन द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन ये 2 है बेसिकली, जिसको 1 लिख दिया है मैंने। इसमें कह रहा है एग्जाम्पल फॉर लोअर टेल टेस्ट, ये हमने क्लास में किए हुए हैं तो इनको रीडू करना है। रीडू करने का मतलब है कि उनको आप अंडरस्टैंड कर दें कि क्या हो रहा था। क्योंकि लोअर के लिए, अपर के लिए और टू टेल टेस्ट के लिए, इन तीनों के लिए जब सिग्मा नोन है तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्लास में करवाए हुए हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर। ये कह रहा है प्रोडक्शन लाइन ऑपरेट्स विद अ मीन फिलिंग वेट ऑफ 16 ounces पर कंटेनर। Overfilling or underfilling presents a serious problem, and when detected, the operator to shut down the production line to readjust the filling mechanism from past data of population standard deviation। अब ये हो गया ना आपका काम यहाँ पर। ये आपको सिग्मा नोन है, सीधा सीधा दे रहा है। A quality control inspector selects a sample of 30 atoms every hour, and at that time makes the decision of whether to shut down the line for readjustment. The level of significance is this। अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि स्टेट करें हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर दिस क्वालिटी कंट्रोल एप्लीकेशन। तो इस केस में यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस पहले बनाएंगे ए पार्ट के अंदर। आपको याद है हमने कुछ एग्जांपल किए हुए हैं टू टेल टेस्ट के अंदर। जब आप देखेंगे ना तो वहां पर मोस्टली आपको ये मिलेंगे। एक हमने एग्जांपल वो किया था जिसमें क्वालिटी कंट्रोल वाला ये चेक करना चाह रहा होता है कि उनके जो फ्यूल सिस्टम है वो ठीक है या नहीं है। तो उसमें टू टेल टेस्ट के अंदर हमने एग्जांपल किया था। तो जब भी आपका कोई प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस के दरमियान आप जाकर उसको चेक करना चाह रहे हैं कि आपका प्रोसेस सही चल रहा है या नहीं, यानी फिलिंग हो रही है या कोई भी आपकी कंपनी के अंदर काम चल रहा है। कल भी हमने एक एग्जांपल किया था बहुत अच्छा टू टेल टेस्ट के अंदर। वो जब आप देखेंगे तो ये उसी के साथ मिलता जुलता है। यानी कि एक कंपनी के अंदर कोई फिलिंग ऑफ बॉटल्स हो रही है या फिलिंग ऑफ कॉफी जो कैंस हो रही है या कुछ, तो इस तरह के अंदर आप मोस्टली यही अज्यूम करेंगे कि आपकी फिलिंग ठीक हो रही है। तो अगर फिलिंग ठीक हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अज्यूम करेंगे कि ठीक हो रही है, वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा। ठीक ना होना विल बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इस केस में आप एक प्रोडक्शन लाइन है जो कि ऑपरेट कर रही है और उसमें मीन फिलिंग वेट ऑफ 16 ऑन्स पर कंटेनर। एक हर कंटेनर के अंदर 16 जो है वो ऑन्स होने चाहिए। ओवर फिलिंग या अंडर फिलिंग अगर हो जाए तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। और जब ये डिटेक्ट हो जाएगा तो ऑपरेटर को शट डाउन करना पड़ेगा फिलिंग मैकेनिज्म को। यानी जो कंटेनर फिल हो रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा अगर 16 से कम हो गया या ज्यादा हो गया फिलिंग का प्रोसेस। फ्रॉम पास्ट डेटा सिग्मा भी आपको पता है। और क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सेलेक्ट सैंपल ऑफ 30 एटम्स एवरी आवर एंड एट दैट टाइम मेक्स द डिसीजन वेदर टू शट डाउन द लाइन रीएडजस्टमेंट। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज दिस। तो इस केस में आपका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा कि आप अज्यूम करेंगे, आप यानी ये कहेंगे कि मीन फिलिंग वेट पर कंटेनर इज 16 ounce। मीन फिलिंग यानी मीन फिलिंग वेट पर कंटेनर is 16 ounces। ओवर फिलिंग या अंडर फिलिंग के लिए ऑपरेटर को शट डाउन करनी पड़ेगी रीएडजस्टमेंट के लिए। यानी फॉर ओवर फिलिंग और अंडर फिलिंग, ओवर फिलिंग हो जाएगी या अंडर फिलिंग हो जाएगी, देन
operator will shut down the production line. कंपनीज के अंदर आप जाएंगे ना, तो वहां पर ऑपरेटर्स उनके होते हैं जो कि चेक कर रहे होते हैं कि उनकी रेटिंग सही आ रही है गलत आ रही है। तो अच्छा, यहाँ पर अब नल हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए आपको मैंने ये बताया था कि जब भी आप एज एन क्वालिटी कंट्रोल या आप ऑपरेटर के तौर पर चेक करें, तो आप अज्यूम करेंगे कि आपका जो फिलिंग प्रोसेस है वो ठीक जा रहा है, एंड यू विल टेक दैट एज एन नल हाइपोथेसिस. सो आवर हाइपोथेसिस will be, यानी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास जो होंगे, एच नॉट आप ये अज्यूम करेंगे कि आपका प्रोसेस जो है वो ठीक चल रहा है, यानी मीन जो है वो 16 ओंस पर कंटेनर है एवरेज आपका फिलिंग रेट. इसके बरक्स हो सकता है वो हो जाएगा अल्टरनेटिव, यानी दैट विल बी म्यू नॉट इक्वल टू 16 ओंसेस पर कंटेनर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको पता चल गया कि ये टू टेल टेस्ट का मामला है यहाँ पर. अब आ जाते हैं, ये ए पार्ट हो गया. बी पार्ट में कह रहा है कि अगर सैंपल मीन 16.32 ओंसेस है, व्हाट इज द पी वैल्यू. फिर पी वैल्यू क्या होगी, व्हाट एक्शन वुड यू रिकमेंड. अच्छा, अगर एक्स जो है वो 16.32 है, यानी बी पार्ट पर आ जाए, एक्स बार जो है वो 16.32 है, तो आप जब पी वैल्यू आपको चाहिए तो उसके लिए आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स भी चाहिए. पी किसके बराबर होती है, पी में आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है सच दैट आपका जो जेड है वो फॉर दिस केस फॉर अपर और लोअर दोनों केसेस यहाँ पर आ रहे हैं. तो आपको पता है कि इस केस में जो हमारी पी वैल्यू हमने फाइंड करना सीखी थी, हमने ये कहा था कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, यानी एक अल्फा जो है वो उसके होने के चांसेस दोनों साइड्स पे होते हैं. हमने कल किया था कि आपका ये पहले तो आप जेड स्टेटिस्टिक्स फाइंड कर लेना, कि फिर ये हो जाएगा एक्स बार माइनस म्यू ओवर, यानी दैट्स म्यू नॉट ओवर सिग्मा ऑफ एक्स बार, जो कि बराबर होता है एक्स बार माइनस म्यू डॉट डिवाइड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन. तो ये तो आपके पास 16.32 है, माइनस म्यू नॉट आपका जो है वो 16 है, डिवाइड बाय सिग्मा आपका जो है वो 0.8 है, शायद 0.8 है, एंड यू विल डिवाइड इट बाय स्क्वायर रूट ऑफ 30. बताएं क्या आंसर आ रहा है, निकाल कर बताएं. जेड की वैल्यू बताएं, उसके बेसिस पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें पी वैल्यू के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है. इस अगर आप एग्जांपल जो मैंने क्लास में करवाया उसको देखेंगे तो ये जस्ट डेटा चेंज है और कुछ भी नहीं. जी क्या आ रहा है आंसर बताएं. सर 0.0286. Someone says 2.191. सर 2.190. प्लस में है ना अच्छा ये. सर, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा था आपको. हाँ ठीक एंड है, वैल्यू. ये प्लस में है ना 2.191. तो जब आप प्रीवियस एग्जांपल में चेक करेंगे, जब ये प्लस में आ जाए तो हम फिर ये इस साइड को चेक ये यानी यहाँ पर है 2.191 समहाउ, तो हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे z ग्रेटर देन इक्वल टू 2.191 और इसको डबल कर देंगे. कल मैंने आपको ये बता दिया था कि जब आपके पास प्लस में आ जाएगी z वैल्यू तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 2.191. अगर माइनस में आ जाती तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते. 2 इंटू, अब इसको फाइंड करने के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन 2.19.
अब आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये क्या है? भले आप चेक कर लें इंटरनेट से। दिस इज समहाउ 0.9857, जो कि 2 टाइम्स, इसको आप सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा आपका 0.0143। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 0.0286। ये पी वैल्यू है। अच्छा, अब ऊपर चलते हैं। सवाल में पूछ क्या रहा था? सवाल में पूछ रहा था इफ सैंपल मीन अगर एक्स बार ये है, व्हाट इज द पी वैल्यू, व्हाट एक्शन वुड यू रिकमेंड। अच्छा, पी वैल्यू क्या आ गई है? पी वैल्यू को अल्फा से जरा कंपेयर करें। पी आपके पास है 0.0286 और अल्फा वैल्यू जो है वो आपकी है, आई थिंक 0.05 है ना? हाँ, 0.05 है, यही है, दैट इज 0.05। क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली पी जो है वो अल्फा से, पी जो है वो लेस है ना अल्फा से। पी इज लेस देन अल्फा, Yes, इसका sir. मतलब है वी विल Yes. रिजेक्ट, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है, और इसका वर्ड्स में इसको क्या लिखेंगे कि क्या करना चाहिए? सो सो द प्रोडक्शन लाइन जो है उसको आपको शट डाउन करना पड़ेगा फॉर रीएडजस्टमेंट। सो द ऑपरेटर should shut down the production line and readjust the process. फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर इसी के अंदर सवाल, सी पार्ट सिंपल, कि अगर सैंपल मीन 15.82 आ जाए तो फिर पी वैल्यू क्या होगी, और फिर आप क्या जो है वो रिकमेंडेशन देंगे। तो बहुत ही आसान है बी पार्ट, इसमें जस्ट एक्स बार चेंज हो गया है, वो है 15.82। अब अगर हम z स्टेटिस्टिक्स फाइंड करें तो ये है x बार माइनस, देखिए यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, म्यू नॉट आपका 16 है, सिग्मा आपका 0.8 है, n आपका जो है वो 30 है। 16 डिवाइड बाय 0.8 डिवाइड बाय 30 का स्क्वायर रूट, यानी 15.82 माइनस 16 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 30। व्हाट वी गेट गाइस, व्हाट वी गेट, प्लीज कर लें इसको जरा मैथमेटिकली सॉल्व। -1.232, -1.232। अब जेड वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है, इसका मतलब कि अब हमें, सॉरी, ये जो जेड वैल्यू है ये माइनस में आ रही है यहाँ पर, -1.232। तो जब जेड वैल्यू टू टेल टेस्ट के अंदर इस तरह से माइनस में आ जाए, तो जो दूसरा पोर्शन है ग्रेटर वाला, इसको फिर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसको ही फाइंड करके डबल कर दें। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो पी वैल्यू होगी वो होगी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.232। क्या वैल्यू आएगी चेक करें जरा, चेक करें और बताएं। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी -1.232 की? चेक करें, चेक करें, z लेस देन इक्वल टू -1.232।
इसको 2 से करें मल्टीप्लाई जरा। वन एट सिक्स। अब पी वैल्यू को कंपेयर करें अल्फा से। क्या है, कौन सी क्या हो रहा है? अब पी वैल्यू ज्यादा है ना अल्फा से, सो बिकॉज p value is greater than alpha, therefore we will not reject null hypothesis and in this way the ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? The operator should क्या करना चाहिए? ऑपरेटर को प्रोसेस को बंद करना चाहिए, चलने देना चाहिए? should not कंटिन्यू करना चाहिए। या need not shut down the line, the production line। कोई जरूरत नहीं प्रोडक्शन लाइन को चेंज करने की या उसके साथ छेड़छाड़ करने की, क्योंकि जो आपके पास नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो गया है, इन अदर वर्ड्स के रिजेक्ट नहीं हो पा रहा। फिर कह रहा है डी में के यूज क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, व्हाट इज द रिजेक्शन रूल फॉर प्रीसीडिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर? रिपीट पार्ट बी एंड सी, डू रीच द सेम कंक्लूजन। पहले तो कह रहा है कि क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच लगाए। अच्छा, हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर एक रिजेक्शन रूल जो है वो हम फाइंड करते हैं, और फिर रिजेक्शन रूल के हिसाब से जो है ना वो हम आगे बी और सी की बात करते हैं इनके हिसाब से। अच्छा, आ जाए पार्ट, लास्ट पार्ट, दैट्स दी पार्ट। कौन सा पार्ट है? पार्ट डी। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच की हमें जरूरत है। हाँ, तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के लिए अगर आपको याद हो तो ये अल्फा बाय 2 होता है, ये भी अल्फा बाय 2 होता है यहाँ पर। तो हमें एक ऐसी जेड वैल्यू चाहिए होती है जिसकी लेफ्ट पर एरिया जो है अल्फा बाय 2 होना चाहिए, और उसी के प्लस वर्जन की राइट पे एरिया अल्फा बाय 2 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट वाली की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं। अल्फा 0.05 है, अल्फा बाय 2 क्या हो जाएगा? 0.025। तो अब हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए z की जिसके लेस पर एरिया जो है वो 0.025 होना चाहिए। तो ये क्या वैल्यू होगी जहां से लेफ्ट पर एरिया 0.025 होगा? तो इसके लिए हमें टेबल में जाना पड़ेगा। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड द टेबल एंड शो यू हियर। टेबल था तो सही यहाँ पर। लेट मी फाइंड स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। 0.025 को हम देखते हैं फिलहाल। 2.81 someone says. How did you find? SN, yes. सर ये टी टेबल में जाके देख के टी मालूम टेबल में या किया। जी टी सॉरी टेबल? जी सॉरी जी सर जी टेबल। जी जी टेबल।
यस सर। आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 2.81। यस सर, 2.81 नेगेटिव में है तो अच्छा, यस सर। सर 1.96 होना चाहिए ना, क्योंकि सर जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में करते हैं तो 0.025 को ही करते हैं 95% कॉन्फिडेंस पे, तो उस टाइम 1.95 1.96 आ रहा होता है आंसर। हाँ तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो अभी यहाँ पर आ जाए, एक मिनट में आपको बताता हूँ। आप इस जगह पर आपको एक वैल्यू चाहिए, इस जगह पर, ठीक है ना? तो ये ऑब्वियसली वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है ना? ये अगर आप इसी प्रॉब्लम को इस तरह से करते हैं, z ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाय 2 इक्वल टू जो है ना 0.025, तो फिर आप शायद ये प्लस में एक्सपेक्ट करते ये वाली वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ये माइनस वाले में ही आपको देखना चाहिए इसको। तो लेट्स सी इट इन द -1 पोर्शन, क्योंकि लेस वाला है ना, इसमें लेस वाले केस में आपकी ये लोअर टेल टेस्ट में आप माइनस में ही एक्सपेक्ट करें ना। और नेगेटिव जीरो, हाँ ठीक है। ओके लेट मी शो यू। देखिए आपको एरिया जो है आपका वो है 0.025। फाइंड करें कहां पर आ रहा है 0.025। एक ये वैल्यू है 0.025 और दूसरी ये भी वैल्यू है। कौन सी करीब है 0.025 के ज्यादा? दिस वैल्यू, हाँ। तो 0.02500। ये वैल्यू है ना 0.02500, हाँ कहाँ पड़ी हुई है? 0.0255। तो 0.1 जस्ट अ के सेकंड, जस्ट अ सेकंड, we were finding it here. 1.9 की लाइन में। या ये है ना? तो ये कहाँ पर आ रहा है? तो 1.96 का था सर। ओके एक काम करते हैं, just let me know. ये है ना 0.025, ये वैल्यू है आपकी 0.025, ये वाली। इसके लिए ये वैल्यू भी चाहिए आपको और इधर से ये वैल्यू चाहिए, यानी -1.9 है और इसमें आपने ये प्लस कर देना है 0.06, तो ये आ जाएगा आपका -1.96। तो आपकी z अल्फा बाय 2 की एक वैल्यू जो माइनस वाली है वो क्या आ जाएगी? -1.96। ये आ जाएगी z अल्फा बाय 2 की एक वैल्यू -1.96 आ जाएगी, और दूसरी फिर वैल्यू जो आ जाएगी, यानी ये नेगेटिव वाली है, तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी जिसको आप एक ही नाम दें या इसको माइनस कर दें नाम, इसको प्लस नाम दे दें, वो आ जाएगी 1.96। तो ये जस्ट नेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो वैल्यूज हैं आपके पास z अल्फा बाय 2 की। तो रिजेक्शन रूल अब यहां से हम बनाएंगे, यहाँ रिजेक्शन रूल हम बनाएंगे। रिजेक्शन रूल क्या कहता था हमें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में? हम ये कहते हैं कि वी विल रिजेक्ट एच डॉट इफ या तो हमारा z जो है वो लेस होना चाहिए इस नेगेटिव वैल्यू से, या फिर इससे पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, यानी दिस इज गोइंग टू बी द रिजेक्शन रूल। यानी अगर आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है, सॉरी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है, वो -1.96 से छोटी है तो भी रिजेक्ट कर दें, या 1.96 से बड़ी है तो भी रिजेक्ट कर दें, और अगर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इनके दरमियान आ रही है तो फिर रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है आपके पास। अच्छा, वैसे हर बार जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है ना, वहां से रिजेक्शन रूल आपको हमेशा मिलता है। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ऑलवेज गिव्स अस
रिजेक्शन रूल फॉर जब आप वो एक फाइंड कर लेंगे ना क्रिटिकल वैल्यू दो, एक माइनस वाली एक प्लस वाली, ये क्रिटिकल वैल्यू आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। तो जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज हैं तो फिर आप ये रूल ऐसे बनाएंगे कि अगर इससे जेड स्टेटिस्टिक्स छोटी है माइनस वाले से या प्लस वाले से बड़ी है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज यू विल नॉट रिजेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि रिपीट पार्ट्स बी एंड सी, कह रहा है व्हाट रिजेक्शन रूल, ठीक है हो गया। रिपीट पार्ट्स बी एंड सी, डू यू रीच द सेम कंक्लूजन। अब वो कह रहा है कि रिपीट करें पार्ट बी और पार्ट सी को, और आप बताएं कि क्या आप सेम कंक्लूजन पर आ रहे हैं। तो ठीक है, आ जाए, रिपीट करते हैं पार्ट बी और सी को। जरा मुझे बताए, एक मिनट यहाँ पर, नाउ रिपीट पार्ट बी एंड सी। जो पार्ट बी था वहां पर आपका जेड स्टेटिस्टिक्स क्या आ रहा था, -1.232। नहीं, ये तो सी पार्ट था, एक मिनट, ये सी पार्ट है, सही है, सॉरी दैट्स अ सी पार्ट। ओके, बी पार्ट में आपके पास आ रहा था 0.0286, 0.0286, ये 0.0286 बी पार्ट में आ रहा था। और सी पार्ट में क्या आ रहा था, जेड स्टेटिस्टिक्स यानी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, -1.232, -1.232। सर ये बी वाले में तो आपने प्रोबेबिलिटी रखी है ना। सॉरी, थैंक यू सो मच, दोनों में गलती कर दी है। जेड क्या है यहाँ पर, नहीं इस, एक मिनट, हमारे पास जो हमारे पास जी वैल्यू चाहिए, हाँ जी क्या आ रहा था पार्ट बी में, जी को चेक करें जरा। 2.191। यस सर 2.19 था। हाँ तो बताए ना, फिर चुप क्यों बैठे हुए, बता दे जाए ना। थैंक यू सो मच। 2.191, इस केस में क्या आ रही थी जी, सी के केस में, सी के केस में आपकी जो जी आ रही थी वो -1.232 आ रही थी, है ना, -1.232। अब इसको कंपेयर करें जरा इससे, यू नो आपके जो रिजेक्शन रूल है उससे। रिजेक्शन रूल के मुताबिक ये जेड की वैल्यू ज्यादा है या कम है। रिजेक्शन रूल क्या है आपका, कि ये जो सर वैल्यू ये है ज्यादा है। इसको या तो -1.96 से छोटा होना चाहिए या फिर +1.96 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर देखें तो ये +9.6 से ज्यादा है, सिंस z = 2.191, ये ज्यादा है 1.96 से, सो वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ऐसे इस केस में यहां पर ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या कहती है, हाँ माइनस, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये ना तो -1.96 से छोटी है, ये छोटी भी नहीं है, और ना ही ये वैल्यू जो है ये इससे बड़ी है। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, यानी दोनों रिजेक्शन रूल को सेटिस्फाई नहीं करती, ये बिटवीन आ रही है -1.96 और +1.96 के। तो लिहाजा वी विल कंक्लूड दैट वी विल
क्या करेंगे, नॉट रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस। तो आप क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से भी आपके पास वही दोनों केसेस के लिए नताए आ रहे हैं जो आपके वैसे आ रहे हैं। कोई सवाल है तो पूछे इसी के अंदर रहते हुए। कोई सवाल नहीं है। Let's do this question now. अगर फिर भी कोई प्रीवियस वाले में सवाल है तो आप भले पूछ लें। चले, let's start another meeting। एंड होने वाली है वैसे भी।